नीरज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, समझाएं, जेडीयू ने पिछली बार 71 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीटें जीती थी, लेकिन तब आप लोग अलग थे, वापस से फिर एक साथ हैं। इस बार की उम्मीद क्या है एनडीए के लिहाज से, जेडीयू के लिहाज से? देखिए, सबसे पहली बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में जो काम किया है वो तरक्की दिखती है। गांव आधारित विकास, कोई भी व्यक्ति जाकर के देख सकता है कि गांव का विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो या सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में हो और समाज के सारे तबके का बगैर कोई तनाव पैदा किए जो विकास का रोल मॉडल उन्होंने स्थापित किया है, वही एनडीए की पूंजी है। तो अब कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन जनता का जनादेश बिल्कुल स्पष्ट। जैसे लोकसभा चुनाव में आया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उपलब्धियों की बुनियाद पर हम लोग 39 सीट जीते। आप उम्मीद रखिए उससे बेहतर ही होगा, उससे कम होने की उम्मीद नहीं। आपकी बात पर बहुत यकीन है, बिहार वालों को भी यकीन है, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जैसों को यकीन नहीं है। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं, दो चीजें उठा रहे हैं। उनका कहना यह है 66 लाख के आसपास ऐसे मजदूर थे, कोरोना काल में किसी मजबूरीवश, अलग अलग मजबूरी में उन्हें कभी सड़क पर पैदल आना पड़ा, कभी मवेशियों की तरफ बस में और ट्रेन में भर करके आना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने उन लोगों का उस तरीके का साथ नहीं दिया। और तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर जो कानून आया है ये काला कानून है और इसका विरोध आप लोगों को करना चाहिए था। अगर इस तरह का मुद्दा उठता है तो सामना जेडीयू कैसे करेगी? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव चूंकि राजनीति में पारिवारिक अनुकंपा पर आए हैं, न उनको इतिहास का ज्ञान है न वर्तमान का एहसास है। अरे खुद 54-55 दिन तो लापता पाए गए थे, ये तो आप लोगों ने खोज के निकाला कि दिल्ली में मिले। और कोविड-19 से लड़ने का संकल्प तेजस्वी यादव ने विधानसभा में लिया था, उसके बाद लापता पाए गए। और ये कृषि विधेयक पर जो सवाल है, 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट खत्म किया, तो 2000 से 20 तक के क्या कर रहे थे, ये सवाल है ना। और हम तो ये समझते हैं कि जो कृषि विधेयक समाप्त हुआ है, लागू हुआ है, उससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वह संकल्प कि देशवासी के हर थाली में बिहार का व्यंजन रहेगा, उससे जो जमाखोर हैं, ये सारे लोग हैं, हमको ये अधिकार अगर प्राप्त हुआ तो इससे क्या परेशानी है भाई। और तेजस्वी यादव को ये बोलना चाहिए कि 2006 में बिहार में एक्ट खत्म हुआ था, 14 साल तक क्या कर रहे थे, आंदोलन क्यों नहीं किया उस समय। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पारिवारिक अनुकंपा पे आए हैं, लेकिन पहली बात, तेजस्वी को मंत्री किसने बनाया ये भी आप लोगों से सवाल होगा। खैर ये एक अलग किस्म की बात है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जैसे ही नीतीश बाबू ने जीतन राम मांझी के साथ में करीबियां सी बढ़ाई, इसकी वजह से एलजेपी वाले बड़े नाराज हो गए, चिराग बड़े नाराज हैं। और चिराग ये कह रहे हैं कि हमें सीट दें, ठीक तरीके की सीट दें, वरना हम एनडीए छोड़ करके चले जाएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक फॉर्मूला दे दिया गया है 25+2 का, यानी 25 विधानसभा की ले जाओ, 2 विधान परिषद की ले जाइए, अगर मंजूर है 48 घंटे में बता दीजिए, वरना अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं आप। इसमें कितनी सच्चाई है? पहले दो बात है। एक तो पहला मैं यह आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2015 में हम विधानसभा चुनाव महागठबंधन से लड़े, 64 लाख हमको वोट आया, और लोकसभा चुनाव में जनता दलियों को 89 लाख वोट आया, लगभग 39-40% की वृद्धि हमारी हुई। अब दूसरा, मैं फिर बात पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारी भूमिका गठबंधन में नहीं है। हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता है, ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। कौन पार्टी किससे क्या संवाद कर रहा है, इस संबंध में क्या नीतिगत निर्णय होगा, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार है। इस संबंध में मुझे टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं। अच्छा, इस संबंध में आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, आपका कहना है। एक शख्सियत ऐसी है जो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है, वो नाम है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। और ऐसा कहा जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे ने जम करके नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की है और इसी का आप लोग इनाम देंगे, बक्सर से विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी को ब्रांडिंग की जरूरत है।
माननीय नीतीश कुमार जी को इस देश की बड़ी, दुनिया की बड़ी शख्सियत, चाहे बिल गेट्स हो, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, या डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोग हों। अभी आपने कल देखा यूनाइटेड नेशन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह बिहार को पहला मौका मिला कि हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जलवायु क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रखी। अब ये DGP रहे हैं, उन्होंने VRS लिया है। अब उनको अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को अधिकार है किसी के पक्ष में, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में देश और दुनिया के महत्वपूर्ण नामचीन लोगों ने उनके कार्य प्रणाली की प्रशंसा की है। आपने लेकिन बताया नहीं मिलेगा, किस पार्टी से लड़ेंगे, वो तो मुझे जानकारी नहीं। अच्छा। लेकिन चूंकि व्यक्तिगत तौर पर बक्सर से लेकर के पूरे बिहार की जमीन को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जातिगत समीकरण से लेकर के जितना भी सामाजिक समीकरण है बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ में बढ़ते हुए आपने बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखा है, वक्त बदलते हुए देखा है, युग को बदलते हुए देखा है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं गुप्तेश्वर पांडे जैसे राजनीति में आए? नहीं, हम तो देखिए बिहार, अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाहुबल की राजनीति की तो कमर तोड़ दी इस बिहार में। अब तो स्वाभाविक है, हर लोगों की अपेक्षा है कि एक बेहतर लोग आए, समाज में पढ़े लिखे लोग। भाई अब ये देश का दुर्भाग्य होगा ना कि विपक्ष का नेता जो हमारा है, कहीं नहीं आप देखे होंगे देश भर में कि 8वां 9वां पास हो, 420 का आरोपी हो, कहीं मिला है आपको? बताइए ना, पूरे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन की कितनी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए हमारी तो उम्मीद हमेशा व्यक्तिगत रहता है कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हो वो राजनीति के नेतृत्वकर्ता बने, वही भविष्य की रूपरेखा को तय करे। यही लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, राज्य के लिए और देश के लिए भी अच्छा है। ठीक है, मैं एक बार चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार आप उन्हें भी सुने। अनुज आत्रे जी।